आज हम देखेंगे ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में इस समय की जो विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ हैं उनके बारे में हम देखेंगे। हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य अनेक जन के रूप में संगठित थे। एक जन में एक वंश परिवार के सभी व्यक्ति होते थे जिन्हें सनाभि माना जाता था। एक जन के व्यक्ति दूसरे जन के व्यक्तियों को अन्य नाभि कहते थे। ऋग्वैदिक युग में ये जन ही राज्यों की इकाई थे। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में पंचजना का उल्लेख किया गया है। ये पंचजन या 5 प्रमुख जन थे: पुरु, यदु, दुर्वसु, अनु एवं द्रुहु। इनके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण जन थे भरत, संजय, कृवि आदि। कुछ अन्य छोटे जनों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में एक दशराज का वर्णन भी मिलता है, दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध 10 जनों के राजाओं के संगठन द्वारा भरत नामक जन के राजा सुदास के विरुद्ध परुणी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। इस दशराज युद्ध में भारत जन थे तथा राजा दुसराज के विरुद्ध युद्ध करने वाले 10 जन थे: पुरु, यदु, सुरवश, अनु, द्रुहु, आलिन, भलानस, विशानी और शिवी। प्रसंग आता है कि भरतवंश के राजा सुदास ने पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को स्थापित कर दिया, जिसके कारण विश्वामित्र ने कुपित होकर 10 जनों के राजाओं को संगठित किया एवं उन्हें सुदास से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास बड़ा पराक्रमी एवं प्रतापी राजा जान पड़ता है। ऋग्वेद में ही उल्लेख आता है कि राजा सुदास ने यमुना नदी के तट पर लड़े गए एक अन्य युद्ध में एक दूसरे संघ के राजाओं को भी परास्त किया था। इस संघ में आवास, शिशु और यक्षु जन के राजा थे। कुछ विद्वानों ने इन जनों को अनार्य या आर्यतर होने की संभावना व्यक्त की है, लेकिन ऐसा मानने का कोई विश्वसनीय आधार नहीं है। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इतिहास में भारत एक महत्वपूर्ण जन था जो अनुमानतः सरस्वती और द्वैश्वती नदी के प्रदेश में स्थित था। इन जन का राजा सुदास, जैसा कि हमने पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है, बड़ा बलवान, महत्वाकांक्षी एवं अजय राजा था। ऋग्वेद में उल्लिखित पंचजनों के राजा सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित जान पड़ते हैं। वैसे ऋग्वेद में जनों की भौगोलिक पहचान स्थिति एवं स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उस काल में जनों की एक सूत्रता का आधार वंश परंपरा एवं सजातीयता है, न कि भौगोलिक क्षेत्रबद्धता। क्षेत्र विशेष से जुड़े जनों अर्थात जनपदों का उत्कर्ष हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। ऋग्वेद में जन राज्य है, जनपद राज्य नहीं है। जन के लिए ऋग्वेद में कहीं कहीं राष्ट्र शब्द का ही प्रयोग किया गया है। जन में रहने वाले राजा को विश कहा गया है। ऋग्वेद में जन के अधिपति के लिए राजन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो राजतंत्र के प्रचलन का संकेत है। लेकिन ऋग्वैदिक कालीन राजतंत्र बहुत सतही एवं सीमित प्रकार का जान पड़ता है, जो अपनी उदीयमान अवस्था में है और जिसका आधार बहुत कुछ जनतंत्रात्मक है। संभवतः जनों के मध्य पारस्परिक युद्धों की स्थिति में जन विशेष के नेतृत्व के लिए एक नेता की आवश्यकता पड़ी, जिसे राजन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ऋग्वेद में राजा को जन का रक्षक कहा गया है। ऋग्वेद में ऐसे उल्लेख आते हैं जिससे प्रतीत होता है कि आरंभ में राष्ट्र या जन की प्रजा द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था, लेकिन ऋग्वेद की दान स्तुतियों में राजाओं की वंशावलियाँ भी दी गई हैं,
जिससे जान पड़ता है कि धीरे धीरे राजाओं का यह पैतृक एवं अनुवांशिक होता गया। लेकिन राजा निर्वाचित हो या वंशानुगत, उसे दैवीय अधिकार नहीं दिया गया तथा उसके स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश होने की संभावनाओं को विश्व के अधिकारों से बहुत सीमित कर दिया गया। ऋग्वैदिक कालीन राजा का आधार बहुत कुछ जनतंत्रात्मक था। इसके कारण थे, एक तो राजा को राजा के निर्वाचन और विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन का अधिकार प्राप्त था। यदि राजा विश्व से ही की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाता तो राजा से राष्ट्र का अधिकार छीन लिया जाता था। दूसरे शब्दों में, राजा की शक्ति का स्रोत जन्मजात या ईश्वर प्रदत्त नहीं था, बल्कि विश्व या प्रजा की प्रसन्नता में निहित था। राजपद के पैतृक होने की स्थिति में भी यह आवश्यक था कि विश्व राजा का वरण करे। राजा पर सभा एवं समिति नामक दो जनतांत्रिक संस्थाओं का बहुत अधिक नियंत्रण था। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना था। इसके बदले में वह जन के सदस्यों के आज्ञा पालन की अपेक्षा रखता था। लोग उसे स्वेच्छा से एवं प्रसन्नतापूर्वक उपहार या कर प्रदान करते थे। राज्य की ओर से नियमित करों की वसूली अभी संभवतः प्रारंभ नहीं हुई थी। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। राजा मुख्यतः युद्ध का नेता होता था और उसकी एवज में प्रजा उससे हवि या बलि से संतुष्ट करने का प्रयास करती थी। ऋग्वेद में उल्लेख आता है कि हम ध्रुव रूप में राजा को ध्रुव हवियों द्वारा संतुष्ट करते हैं। राजा ही अकेला विश्व से बलि प्राप्त करने का अधिकारी है। ऋग्वैदिक काल में संपूर्ण आर्य प्रदेश में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हुई थी, लेकिन एक छत्र राज्य अथवा साम्राज्य की स्थापना के आदर्श का बीजारोपण हो चुका था। जैसा कि ऋग्वेद में विश्वस्त भुवनस्य राजा एवं सम्राट शब्दों के उल्लेख से ज्ञात होता है। भारतजन के राजा सुदास द्वारा रावी नदी एवं यमुना नदी के तट पर किए गए युद्ध संभवतः इसी दिशा में एक प्रयास था। ऐसा जान पड़ता है कि राजपद धीरे धीरे ऐश्वर्य की ओर बढ़ रहा था। एक प्रसंग में राजा के निवास स्थान को सहस्त्र द्वारों वाला घर कहा गया है। एक अन्य प्रसंग में यह कहा गया है कि राजाओं की ओर देखना बहुत कठिन है, क्योंकि वे स्वर्ण से चमकते हैं। यहाँ राजा के बहुमूल्य वस्त्राभूषणों की ओर संकेत है। ऋग्वैदिक काल में राजकार्य में राजा की सहायता हेतु 3 प्रमुख पदाधिकारी थे: पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामणी। पुरोहित का पद सर्वोपरि महत्व का था, अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता था और ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे बड़े ऋषि पुरोहित के पद पर आसीन थे। पुरोहित राजा के लिए एक धार्मिक प्रकाश स्तंभ की तरह था, जो शांति एवं युद्ध दोनों अवस्थाओं में राजा का पथ प्रदर्शक था। ऋग्वेद में अनेक प्रसंगों में पुरोहित द्वारा राजा को परामर्श देते हुए दिखाया गया है। अपने जन की विश्व के कल्याण एवं उत्कर्ष के लिए पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। युद्ध के साथ रणक्षेत्र में भी पुरोहित स्वयं उपस्थित रहता था और दैवीय शक्तियों के आह्वान द्वारा अपने राजा एवं योद्धाओं का मनोबल बढ़ाता था। पुरोहित के बाद दूसरा प्रमुख अधिकारी सेनानी का था। सेनापति या सेना के अध्यक्ष की भांति कार्य करता था। तीसरा अधिकारी ग्रामणी था, जो ग्राम प्रशासन का प्रमुख था। ऋग्वेद से यह जानकारी नहीं मिलती कि ग्रामणी गांव में लोगों द्वारा निर्वाचित होता था या राजा द्वारा नियुक्त। कई स्थानों पर वाजपति नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। विद्वानों का अनुमान है कि ग्रामणी संभवतः एक ही अधिकारी के 2 नाम हैं। पुरप
दुर्गपति, स्पर्श, गुप्तचर और दूत नाम के अनेक कर्मचारियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में आता है। सभा और समिति नाम की दो जनसभाओं का उल्लेख ऋग्वेद में आता है, जो तत्कालीन राजनीतिक संगठन का महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली घटक थी। सभा एवं समिति के वास्तविक स्वरूप के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। समिति एक आम जनप्रतिनिधि सभा प्रतीत होती है, जिसमें विश्व या जन के समस्त लोग सम्मिलित होते थे। इसमें सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर विचार होता था। समिति की बैठकों में राजा भी भाग लेता था। समिति में लिए गए निर्णयों का विशेष महत्व था, इसलिए समिति में सहभाव और सामंजस्य की कामना की गई है। ऋग्वेद के एक सूक्त में जन के वासियों के लिए यह प्रार्थना की गई है, पूर्व काल के देवता लोग समान रूप से चिंतन करते हुए जैसे बरतते हैं, वैसे ही तुम्हारा मंत्र एक समान हो, तुम्हारी समिति एक समान हो, तुम्हारा मन और चित्त समान हो। सभा समिति की तुलना में एक छोटी संस्था थी, जिसमें ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भागीदारी किया करते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में एक सभ्य विप्र का उल्लेख है। एक अन्य स्थल पर सुजात व्यक्तियों को सभा को उल्लेख है। ऋग्वेद में आने वाले इस प्रकार के उल्लेखों से यह बात सिद्ध होती है कि सभा अनुभवी, वयोवृद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक संस्था थी। सभा का मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना एवं न्याय वितरण में उसकी सहायता करना था। सभा और समिति, इन दोनों जन प्रतिनिधि सभाओं का राजा पर बड़ा नियंत्रण था। तत्कालीन न्याय व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा पुरोहित एवं सभासदों की सहायता से न्याय कार्य करता था। अपराधों में पशुधन की चोरी एक सामान्य अपराध था, तथापि चोर अन्न, वस्त्र आदि वस्तुएं भी चुरा ले जाते थे। आर्थिक लेन देन में धोखाधड़ी, युद्ध क्रीड़ा में बेईमानी आदि के उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलते हैं। मृत्युदंड की प्रथा सामान्यतः प्रचलित नहीं थी। अधिकांश अपराधों में शारीरिक या आर्थिक दंड दिया जाता था। एक प्रसंग में 100 गायों के रूप में दिए गए दंड का उल्लेख है। अपराधियों को जल एवं अग्नि परीक्षा के भी एकाधिक संकेत मिलते हैं। अनुमान है कि कारागृह भी रहे होंगे। ऋग्वेद में एक स्थल पर देवताओं तथा मनुष्यों के बंदीगृह का उल्लेख मिलता है। एक प्रसंग में अपराधी को खूंटे से बांधे जाने का भी संकेत है। कर्ज न चुका पाने की स्थिति में एक व्यक्ति को कुछ समय के लिए कर्जदाता की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। ऋग्वेद में अपराध करते हुए अपराधियों को रंगे हाथों उसी समय पकड़ने वाले उग्र संभवतः पुलिस जैसे किसी अधिकारी का भी उल्लेख है। पारंपरिक विवाद को सुलझाने के लिए एक स्थल पर ऋग्वेद में मध्यस्थ का भी संकेत है। ये था उस समय की राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तार से वर्णन। धन्यवाद।